गुड मॉर्निंग, जी बिजनेस के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आज एक्सपायरी का दिन है और कल मार्केट की बात करें एक्सपायरी के पहले तो कमजोर बंद हुए भारतीय बाजार। 10,600 के नीचे फिसला निफ्टी और कल बैंकिंग और मेटल शेयरों में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला है। लेकिन आईटी इंडेक्स की बात करें तो वो हरे निशान में थे, लेकिन विप्रो के भी नतीजे आए हैं। उसका इम्पैक्ट आज कैसा देखने को मिल सकता है आईटी इंडेक्स पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के लिए अहम ट्रिगर क्या होंगे जिस पर कि आपको नजर रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं विप्रो की। कंपनी के नतीजे आए हैं, कमजोर नतीजे देखने को मिले हैं और इसका असर कैसे देखने को मिलेगा आईटी इंडेक्स पर, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा येस बैंक और एक्सिस बैंक के भी नतीजे आज आएंगे और यहां पर हमारा अनुमान है कि एक्सिस बैंक के नतीजे कमजोर हो सकते हैं, वहीं येस बैंक के लोन ग्रोथ में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अप्रैल वायदा की एक्सपायरी भी आज है और ब्रोकर पूल्स के मुताबिक करीब 40% ने माना है कि जो एक्सपायरी है वो 10,550 से 10,600 के बीच रह सकती है। तो इन पर भी नजर रहेगी। और इसके अलावा जो रुपया है वो 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। $1 के मुकाबले रुपये का भाव करीब 66 पैसे पहुंचा है। तो इसका भी इम्पैक्ट आज भारतीय बाजारों पर कैसा दिखेगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिस पर कि आज मार्केट की नजर होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, वहां से किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। देखिए, एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत तो बढ़त के साथ हुई है और अगर बाकी एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर मिलीजुली शुरुआत है। डाउ जोन्स कल जो यूएस मार्केट थे वो भी वहां पर भी मिला जुला कारोबार देखने को मिला है और यूरोपियन बाजार जो थे वो कमजोरी के साथ बंद हुए। इन सब पूरे ही जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इस वक्त संकेत मिल रहे हैं उसको कैसे रीड करना चाहिए ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या संकेत मिल रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग पूजा। अच्छे संकेत कहना चाहिए, खासतौर पे जो एशियन मार्केट की शुरुआत आज हुई है वो पॉजिटिव टोन के साथ देखने को मिल रही है। एसजेक निफ्टी अगर आप देखिए हल्की बढ़त ही सही लेकिन हरे निशान में कारोबार कर रहा है। ये अपने आप में कॉन्फिडेंस वाली बातचीत है। 10,580 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो आप देखिए एसजेक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। आज एशियन मार्केट की शुरुआत भी पॉजिटिव साइड पर देखने को मिली है। एक तो जो डॉलर इंडेक्स है वो 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है, 91 के जो लेवल्स है उसके पार देखने को मिला है। और उसके साथ साथ कल जो यूरोपियन यूएस के मार्केट की क्लोजिंग थी वो भी अच्छी कहनी चाहिए। खासतौर पे डाउ के लिहाज से 60 पॉइंट के आसपास के आपको गेंस नजर आएंगे, लेकिन एक समय डाउ में 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट भी थी। तो लोअर लेवल से एक तो 250 पॉइंट के आसपास की रिकवरी और दूसरा 5 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिली थी। जो 5 दिन से गिरावट का माहौल था वो भी कहीं ना कहीं थमता हुआ दिखा कल यूएस के मार्केट्स में। डाउ जो उसमें खासतौर पे देखिए कुछ अच्छे नंबर्स आ रहे थे, जिसमें आप बोइंग की बात कीजिए उसका शेयर 4% के आसपास चलता हुआ दिखा। उसके साथ साथ फेसबुक के नंबर्स भी आए थे, वो भी शेयर पॉजिटिव साइड में बंद होता हुआ दिखा। एक ही चिंता की बात है, यूएस में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो अगर आप देखें तो 3.03% तक पहुंची है। ये 2014 की नई ऊंचाई पर पहुंची है। तो उससे जो शुरुआत हुई है वो नेगेटिव टोन के साथ हुई थी, लेकिन लो लेवल से चूंकि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो लो लेवल से रिकवरी काफी अच्छी देखने को मिली। और खासतौर पर डाउ तो 5 दिन की जो गिरावट थी उसका दौर वहां पर खत्म होता हुआ दिखा। यूरोपियन मार्केट्स कल 1% तक गिरते हुए दिखे, केवल ये एक चिंता की बात थी। लेकिन आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है पॉजिटिव टोन के साथ हुई है, क्योंकि कल हमने देखा है क्रूड में भी कोई ज्यादा बढ़त नहीं देखने को मिली। $74 के आसपास के जो लेवल है वो ब्रेंट में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यूएस में एक तो तेल उत्पादन और उसके साथ साथ जो तेल भंडार है दोनों में इजाफा देखने को मिला, जिस वजह से कल क्रूड में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली है। तो ये भी एक राहत की बात है। और दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आ रही है, वो एशियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो नेट अगर आप देखें आज के लिए जो संकेत हैं वो हल्के तेजी के ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए, आज के लिए जो संकेत है वो हल्के तेजी के ही देखने को मिल रहे हैं। संदीप, आज ईसीबी की बैठक भी है, वहां पर किन किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, ईसीबी की बैठक की जहां तक बात है तो बड़ा सवाल वहां पे यही है कि जो बॉन्ड खरीद प्रोग्राम है वो कब खत्म होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी के ऊपर आज जो कमेंट्री आएगी मारियो द्रागी की उसे बाजार कहीं ना कहीं फैक्टर इन करता हुआ दिखेगा। अब जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि सितंबर में जो बॉन्ड खरीद प्रोग्राम है वो शायद खत्म होता हुआ दिखे। ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ होगी ऐसा कोई भी अनुमान इस पॉलिसी बैठक से नहीं है। और अब अगर आप देखें 2018 की शुरुआत से अगर आप देखें पूजा, जो आंकड़े आए हैं खासतौर पर यूरोजोन के, वो एक स्लो डाउन के, वो एक कमी के ही, ग्रोथ में कमी के जो इंडिकेशन है वो दे रहे हैं। हालांकि अगर आप पिछली बैठक में देखें तो जो लगातार ईसीबी मेंटेन करता रहा है कि जरूरत पड़ने पर जो बॉन्ड खरीद प्रोग्राम है उसे और बढ़ाया जा सकता है, वो जो बातचीत थी वो पिछली बैठक में खत्म कर दी गई थी। तो पिछली बैठक में जब ये हुआ था तो उसके बाद ये आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि शायद जो बॉन्ड खरीद प्रोग्राम है बहुत जल्द खत्म होता हुआ दिखे। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये जो आंकड़े आए हैं अभी तक 2018 की शुरुआत से, अब फिर से एक नरमी का रुख जो है वो ईसीबी की जो कमेंट्री है उसमें आने की अनुमान किए जा रहे हैं।
और अब ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जो बॉन्ड खरीद प्रोग्राम है सितंबर में खत्म होता हुआ दिखेगा और जो ब्याज दरें जो कि माना जा रहा था कि जून से अगस्त के बीच में कभी भी बढ़ सकती हैं, वो शायद अब साल के अंत तक बढ़ती हुई दिखे। तो नेट नेट आप कह सकते हैं कि बॉन्ड खरीद प्रोग्राम पे क्या अपडेट आता है और एक नरमी के रुख का जो एक्सपेक्टेशन है वो इस पॉलिसी बैठक से है। शुक्रिया संदीप ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो ईसीबी की कमेंट्री पर नजर रहेगी। एसजीएस निफ्टी से जो अभी टिक आ रहे हैं, शुरुआती टिक्स आ रहे हैं, बढ़त के साथ शुरुआत हुई है और एशियन मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत ही मिल रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें तो इस वक्त पॉजिटिव माहौल ही है। एक बार एफआईआईज डीआईआईज के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं कि मंगलवार किस तरह के आंकड़े यहाँ पर बुधवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से देखने को मिले हैं। तो एफआईआईज की तरफ से बात करें, अगर विदेशी निवेशकों की बात करें तो बिकवाली अभी भी हावी है। 305 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में देखने को मिली है। वहीं डीआईआईज की बात करें तो कैश मार्केट में खरीदारी हुई है, 436 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है। और एफएनओ मार्केट में नेट बात करें तो करीब 780 करोड़ की जो खरीदारी है वो एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है। तो ये तो थे संस्थागत निवेशक के आंकड़े और हमारे साथ अब मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी जुड़ गए हैं मार्केट पर पहली राय देने के लिए, पहली रणनीति बताने के लिए। तो अनिल जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे कि आज एक्सपायरी का दिन है तो किस तरह के रणनीति आज बाजार में बनानी चाहिए। तो एफएनओ एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं, एक बार आपको पोल भी दिखा देते हैं कि जी बिजनेस का पोल क्या कह रहा है। हमने जो पोल कराया है और जितने भी जानकारों से बात की है, करीब 46% जानकारों का यही मानना है कि जो आज एक्सपायरी है वो 10,550 से 10,600 के बीच देखने को मिल सकती है आज की एक्सपायरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेंज होगी जिस पर की नजर रहेगी। वहीं करीब 32% जानकार, 31% जानकार ये भी मान के चल रहे हैं कि एक्सपायरी 10,600 के ऊपर भी देखने को मिल सकती है। 10,600, 10,650 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ आउटकम निकल कर आया है, जी बिजनेस जो पोल करवाया है, लेकिन उसके मुताबिक 46% जानकार फिलहाल यही मान के चल रहे हैं। रेंज आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या रणनीति होनी चाहिए आज बाजार में? एक्सपायरी का दिन है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपायरी आज किन लेवल्स पर देखने को मिल सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा। मुझे लगता नहीं कि बाजार जो रेंज पिछले पूरे हफ्ते में 7 दिन में रहा है उस रेंज को तोड़ेगा। तो 10,500, 10,650 की जो रेंज है, थोड़ी सी कह सकते हैं कि अगर जिस तरह के संकेत है उसको देखते हुए 10,525, 10,650 रेंज हल्की सी 25 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, तो वो रेंज रहने वाली। और एक्सपायरी जैसा हमारा पोल भी बता रहा है 10,550 से 10,600 कमोबेश उसी रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए, क्योंकि निचले स्तरों पर एक बात साफ है पूजा की, थोड़ा खरीदारी का, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिलेगा और ऊपरी स्तरों पर संकेत इतने मजबूत है नहीं कि हम 10,625, 10,650 के पार निकल जाएं। सिर्फ एक ही है कि एक्सपायरी के दिन थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो जाए सेकंड हाफ में, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन करेंसी एक बड़ा फैक्टर है। रुपया जो कल फिर से कमजोर हुआ और 67 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा, तो हो सकता है करेंसी मार्केट का जो दबाव है वो बाजार पर बना रहे। लेकिन आज बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ एक और बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी के संकेत आ रहे हैं जो पिछले 3 दिन से आ रहे हैं, वहीं निफ्टी ने अभी तक कमजोरी के संकेत दिए नहीं है। तो कमजोरी होगी तो लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी और मजबूती हुई तो निफ्टी से आएगी। बैंक निफ्टी भी अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास कल क्लोज हुआ है, 24,750, 24,800, ये बैंक निफ्टी का बड़ा मजबूत सपोर्ट है और वहीं पर जाकर बंद हुआ है। 25,000 के पार निकलेगा तो ही बैंक निफ्टी में ताकत नजर आएगी और उसके लिए इंतजार करना चाहिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी में दोनों में ट्रेंड बहुत क्लियर कट है। बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज है, उछाल में बिकवाली का है, और निफ्टी बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट में खरीदारी का। तो दोनों ही बड़े इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऑल राइट, तो 10,525 और 10,650 ये निफ्टी की आज ट्रेडिंग रेंज अनिल जी सुझा रहे हैं। अनिल, इसके अलावा हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे, कल विप्रो के नतीजे भी आए हैं और कमजोर नतीजे देखने को मिले हैं। कल आईटी इंडेक्स हमने देखा था कि कमजोर बाजार में भी आईटी इंडेक्स से काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा था। आज क्या करना चाहिए? और बैंक पर तो आपने बता ही दिया है, आईटी सेक्टर आपको आज कैसा लग रहा है यहाँ पर? देखिए, आईटी में ज्यादा दिक्कत विप्रो की है बजाय पूरे सेक्टर की, ठीक है ना। तो विप्रो तो कमजोर होगा, हालांकि थोड़ा शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत थे कल भी, लेकिन फिर भी विप्रो के नंबर्स और गाइडेंस जो है वो इसको तो कमजोरी देंगे। लेकिन पूरा आईटी सेक्टर इसकी वजह से गिरेगा ये संभावना कम है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि कल मिड कैप आईटी शेयर काफी तेजी से भागे थे, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बन सकती है। जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि बैंक्स आज बहुत कमजोर होंगे, क्योंकि यस बैंक के रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है ही। एक्सिस भी उम्मीद खराब है और अगर खराब नहीं दिए तो थोड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक शायद हो सकता है बैंक निफ्टी को सहारा दे।
तो बैंक निफ्टी की कमजोरी या मजबूती इन दोनों बैंक्स के रिजल्ट पर डिपेंड करेगी। बाकी पीएसयू बैंक में बहुत मजबूती के संकेत नहीं है, लेकिन पीएसयू बैंक में वो वेटेज भी नहीं है कि वो बैंक निफ्टी को बहुत नीचे खींच सके। तो बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो फिर एक्सिस और येस बैंक की डिसाइड करेंगे नंबर्स खराब होने के दम पर, जिसकी उम्मीद कम है। तो मुझे लग रहा है कहीं कहीं बैंक निफ्टी इसीलिए अपने अहम सपोर्ट के नजदीक है, शायद ना टूटे, लेकिन अपसाइड बहुत बनेगी इसकी संभावना भी कम है। 25,050 के आसपास आते ही बैंक में थोड़ा सा दबाव दिखता है। हाँ, एक और बात है, ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स, ओएमसीज, ये ऊपरी स्तरों पर बेचने ही चाहिए। जिस तरह से क्रूड मजबूत है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो कोई भी उछाल मिले तो ओएमसी में अभी खरीदारी की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जिस स्पीड से करेंसी में कमजोरी हो रही है और जिस स्पीड से क्रूड मजबूती के साथ बना हुआ है, ये उतने दाम बढ़ा नहीं पाएंगे पेट्रोल डीजल के, तो इनके लिए मुश्किल भरा वक्त रहने वाला है। ऑल राइट, थैंक यू अनिल जी, सुबह सुबह अपना समय हमें देने के लिए और बाजार पर रणनीति बताने के लिए। तो आईटी सेक्टर, यहां से ऊपरी स्तरों से थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, हल्की कमजोरी देखने को मिलेगी। और ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये भी एक सेक्टर बताया गया है आपको जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन विप्रो के नतीजों की ही बात हो रही थी। चौथी तिमाही में विप्रो के जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से कमजोर आए हैं और कंपनी का जो कंसो मुनाफा है वो 1800 करोड़ रुपए के आसपास का आया है और हमारे अनुमान से यहाँ पर गिरावट आई है। इसमें कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये थे कि 2 बड़े ग्राहकों के इंसॉल्वेंसी के लिए कंपनी ने करीब 4600 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग भी की है, जिसकी वजह से मार्जिन में दबाव देखने को मिला है। और शेयर खान के आईटी एक्सपर्ट संजीव होता का कहना है कि कंपनी ने नतीजों से निराशा हुई है और 2 ग्राहकों का जो इंसॉल्वेंसी की खबर आई है उस पर कंपनी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। नहीं, अगर मेरी एस्टिमेट की बात करें तो मेरा जो एस्टिमेट टॉप लाइन में था, मार्जिन में था, नेट प्रॉफिट में था, तीनों जगह में विप्रो ने मिस किया है ये क्वार्टर में। और जिस तरह का मार्जिन उन्होंने डिलीवर किया आईटी सर्विसेज में 14.4% अराउंड, वो बहुत ही कम है जितना हमारा अनुमान था। हमारा अनुमान 17.6% का मार्जिन का अनुमान था, लेकिन उन्होंने 14.4% ही डिलीवर किया। और ये क्वार्टर में भी उन्होंने प्रोविजन बनाया है 2 क्लाइंट के लिए जो कि इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। लास्ट क्वार्टर भी 370 करोड़ का प्रोविजन बनाया था, तो ये एक सरप्राइज है, नेगेटिव सरप्राइज है कि लास्ट क्वार्टर ऑलरेडी मैनेजमेंट ने बताया था कि 360-70 करोड़ का हमने प्रोविजन किया है और ये क्वार्टर में फिर से प्रोविजन करना एक बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है स्टॉक के लिए। तो विप्रो के नतीजे आए अनुमान से खराब और एबिट में काफी ज्यादा प्रेशर दबाव देखने को मिला है। ये जो 2 क्लाइंट्स की खबर आई है, क्वार्टर 2 में ऐसा क्वार्टर 3 में देखने को मिला था, लेकिन स्पिल ओवर हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद क्वार्टर 4 में देखने को मिल सकता है और काफी ज्यादा प्रोविजनिंग इस क्वार्टर कंपनी को करनी पड़ गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्जिन में काफी ज्यादा दबाव था। लेकिन नतीजों के लिहाज से आज काफी इंपॉर्टेंट दिन भी है बैंकों के लिए। 2 प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक और येस बैंक के भी नतीजे आएंगे और हमारे पोल के मुताबिक एक्सिस बैंक के जो नतीजे हैं वहां पर कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए में हमारा मानना है कि बढ़त देखने को मिलेगी। 5.2% के सामने ये जो आंकड़ा है ये 5.9% के आसपास आ सकता है। बैंक की जो एक्सपोजर है अभी भी स्ट्रेस्ड एसेट में है, करीब 6 से 7 हजार करोड़ के एक्सपोजर अभी भी बैंक की बुक्स में है। और बैंक ने कह तो दिया था क्वार्टर 3 में कि जितना भी उनको बैड एसेट रिकॉग्नाइज करना था वो कर चुके हैं, प्रोविजनिंग पर्याप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका मानना है कि आगे आने वाले समय में भी प्रोविजनिंग और बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है और इसके अलावा उसका जो असर है वो मुनाफे पर भी आगे चलकर देखने को मिलेगा। ग्रॉस एनपीए में दिक्कतें अभी भी बाकी हैं, स्लिपेजेस इस क्वार्टर भी बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो रिटेल है और एसएमई पोर्टफोलियो है वहां से काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलेगा बैंक्स के बुक में और लोन ग्रोथ में हमारा अनुमान है कि करीब 19% की ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिल सकती है। तो लोन ग्रोथ से तो सहारा मिलेगा, लेकिन एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर आंकड़े कमजोर हो सकते हैं। लेकिन अब येस बैंक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने की उम्मीद है। रिटेल में एक्सपोजर है, कुछ जो चुनिंदा बैंक है जिनका की रिटेल में काफी ज्यादा एक्सपोजर है, येस बैंक भी उनमें से एक है और हमारा अनुमान है कि करीब 40% की ग्रोथ कंपनी के लोन बुक में देखने को मिल सकती है। मुनाफे में भी 15% की ग्रोथ देखने का अनुमान है और एनआईआई में भी हमारा अनुमान है कि करीब 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ग्रॉस एनपीए के आंकड़े भी स्थिर रहेंगे। ये जो आंकड़ा है इस क्वार्टर हमारा अनुमान है कि 1.7% के आसपास देखने को मिल सकता है। 1.7 से 1.9% के आसपास ही आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी आंकड़े जो रहेंगे वो स्थिर रहेंगे। तो ये थे एक्सिस बैंक और येस बैंक का अनुमान आपके लिए। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए। तो पहले तो अप्रैल वायदा की एक्सपायरी है आज और हमने जो पोल कराया है उसके मुताबिक जो एक्सपायरी है वो 10,550 से 10,600 के बीच देखने को मिल सकती है।
तो एक्सपायरी कहाँ होगी इस पर हमारी नजर होगी। हमने ब्रोकर्स का पोल भी कराया था, तो देखना होगा कहां पर एक्सपायरी होती है आज। 14 मई के माह के निचले स्तर पर अब रुपया पहुंच चुका है। डॉलर का भाव 66 रुपए के पास पहुंच चुका है, तो ओपनिंग पर नजर रहेगी। इसके अलावा फोर्टिस की बोर्ड की बैठक भी आज होगी और एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल आज बोलियों पर यहाँ पर विचार करेगा, तो इसका फोर्टिस का जो भविष्य है उस पर आज फैसला हो सकता है। और इसके अलावा गति की भी बोर्ड की बैठक होगी और स्ट्रैटेजिक पार्टनर लाने पर बोर्ड की बैठक होगी और इसमें कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनर लाने पर विचार किया जा सकता है। तो गति और फोर्टिस ये दो कंपनी भी आज फोकस में रहेंगी और इसके अलावा वायदा एक्सपायरी आज कहाँ होती है इस पर भी हमारी नजर है। अब हम आपको बताते हैं कि आज ट्रेडिंग कॉल्स यानी कि कहाँ पर आपको आज इंट्राडे में कमाई के मौके हैं, ये हम आपको बता देते हैं। हमारी काफी सारे एक्सपर्ट से बात हुई और पहला जो कॉल आ रहा है वो आ रहा है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की तरफ से और यहाँ पर इनका मानना है कि क्वेस्कॉर्प में, माफ करिएगा, वे2 वेल्थ की तरफ से खरीदारी करने की राय आ रही है। क्वेस्कॉर्प में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है 1160 के लेवल्स के लिए और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 1080 का। तो इस कंपनी में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा दूसरे कॉल में इन्होंने टाटा ग्लोबल में खरीदारी करने की राय दी है। 298 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आपको इस शेयर पर और स्टॉप लॉस लगाइए 285 का। तो टाटा ग्लोबल और क्वेस्कॉर्प ये दो स्टॉक हैं जो कि जहां पर की खरीदारी करने की राय वे2 वेल्थ की तरफ से। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय में बजाज ऑटो में आज तेजी देखने को मिल सकती है, तो यहां पर आप खरीदारी करके चलिए 2950 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा 2855 का। बजाज ऑटो इनकी तरफ से एक पिक है, कल इसमें करीब 0.5% की तेजी भी थी, आज उनका मानना है कि तेजी बरकरार रहेगी। और दूसरे स्टॉक में इन्होंने पीवीआर में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि 1440-1455 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1375 का। कल पीवीआर में करीब 3% की तेजी भी देखने को मिल रही थी। अब मोतीलाल ओसवाल के कॉल्स पर नजर डालें तो सीएससी इनका बाय कॉल है, पहला बाय कॉल है और यहां पर इनका मानना है खरीदारी करके चलिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 1050 का। और सीएससी में देखिए कल करीब 1% की तेजी भी यहां पर देखने को मिल रही थी। और दूसरे कॉल में इन्होंने आरबीएल बैंक में खरीदारी करने की राय दी है 535 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 515 का। तो आज सभी कॉल्स में खरीदारी की राय आ रही है जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से। लेकिन अब रुक कर लेते हैं स्टॉक से न्यूज का। चलिए सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए खबरों के लिहाज से आज कहां पर एक्शन रहेगा? गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले तो आज कुछ नंबर्स मिड कैप के आए थे तो उनका एक इम्पैक्ट रहेगा। अभी आप बात कर भी रहे थे विप्रो का, उसके ऊपर एक नजर रखिए। साथ साथ फोर्टिस और गति इन दोनों की आज बोर्ड बैठक है। फोर्टिस की बोर्ड बैठक में जो कि इसके करीब 5 शूटर्स इसमें अब आ चुके हैं, 5 कंपनी जो कि दावेदारी लगा रही हैं फोर्टिस के लिए, उनके ऊपर फैसला होगा। और गति के केस में भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लेकर कुछ करार कर सकते हैं। अब कितने पे करार होता है, क्या वैल्यू निकलती है, कितनी कैसी डील आती है, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा सेक्टर को लेकर भी। इसलिए गति के ऊपर, पूरे सेक्टर के ऊपर आज आप ध्यान रखें, शायद कुछ फैसला हो। 2 दिन से सेक्टर चल भी रहा है। इसके अलावा अब कुछ नंबर्स की अगर बात करें जाए तो नंबर्स आए हैं। सबसे पहले तो फ्यूचर सप्लाई के नंबर्स, मुनाफा करीब 21 करोड़ से बढ़ के 24 करोड़ रुपए आया और आय भी 154 करोड़ से बढ़ के करीब 223 करोड़ रुपए के आसपास आई है। अच्छे नंबर्स हैं फ्यूचर सप्लाई के लिए। इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये बात भी साफ करी है कि कारोबार एक्सपैंड किया है और नए सेक्टर्स के अंदर फोरे किया है, कुछ कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग भी की है। फ्यूचर रिटेल पे आप नजर रखें, फ्यूचर सप्लाई के ऊपर हो सकता है कुछ एक तेजी यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा सिंजिन के नंबर्स आए हैं, मुनाफा बढ़कर आया है 78 करोड़ से बढ़ के 84 करोड़ रुपए मुनाफा इस तिमाही के अंदर पोस्ट किया कंपनी ने और आय भी 315 करोड़ से बढ़ के 426 करोड़ रुपए आई है। ये दोनों नंबर्स बढ़कर आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आंकड़ा आया है ये अनुमान से थोड़ा सा कम है। मुनाफे में जो अनुमान था वो करीब 91 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि 84 करोड़ रुपए आया है। एबिटा 146 करोड़ रुपए आया, जो कि 152 से 154 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था, लेकिन उससे थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि मार्जिन कंपनी की श्रिंक हुए हैं, 39% गिर के 34%। थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है सिंजिन पे देखने को मिलेगी कि बड़ी रनअप भी देखी है 2 दिन से अच्छे नंबर्स के एंटिसिपेशन में और नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर यहाँ पर आता दिखाई पड़े। और आखिरी में इंडिया बुल्स रियल स्टेट पे आप ध्यान रखें, इसके नंबर्स आए हैं लो बेस की वजह से एक रोबस्ट नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। 29 गुना इनका मुनाफा बढ़ा है, 60 करोड़ से बढ़ के 1648 करोड़ रुपए मुनाफा आया है। आय भी करीब 545 करोड़ से बढ़ के 2068 करोड़ रुपए आई है। और उसके अलावा अन्य आय जो एक अनुमान था कि शायद उसकी वजह से मुनाफा इतना अच्छा आया है, वो गिरी है, 108 करोड़ से गिरकर 40 करोड़ रुपए आई है। तो अन्य आय गिरने के बावजूद नंबर अच्छे हैं, लो बेस का इंपैक्ट है, इसलिए अच्छे नंबर्स कह सकते हैं इनके। आप इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे नजर रखें, तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं। ऑलराइट,
शुक्रिया सुमित ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, गति पर आपको नजर रखनी है। कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी, फोर्टिस का स्वयंवर है आज फोर्टिस के भविष्य पर कुछ फैसला निकल कर आ सकता है, उस पर नजर रहेगी। इसके अलावा सिंजीन, आईबी रियल नतीजों के लिहाज से फ्यूचर सप्लाई, ये कुछ शेयर्स भी हैं जो आज फोकस में रहेंगे। लेकिन चलिए अब वक्त है मार्केट पर एक और राय लेने का। लोकेश उपल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आज एक्सपायरी आप किन लेवल्स पर देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा जी। जहां तक एक्सपायरी का है, भी एक्सपायरी लगती है कि 10,550 से लेकर 10,600 के बीच में रहेगी। तो हमारा अनुमान ये है कि आज की जो हमारी एडवाइस है वो है सेल ऑन राइज की। हम निफ्टी में सेल ऑन राइज की एडवाइस देंगे विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 10,640 और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 10,520 का रहेगा। तो 10,600 10,590 के आसपास निफ्टी आती है, वहां पे उसको सेल कीजिए 10,640 का स्टॉप लॉस डाल के, और इंट्राडे टारगेट रहेंगे 10,520 के। तो पूजा जी यहाँ पे हमारी दो पिक्स हैं इसके मद्देनजर। पहली है विप्रो के जैसे कि हमने देखा कि चार्ट पे काफी वीक है, कल फ्रेश शॉट देखे हैं, तो विप्रो में हमारी सेल कॉल रहेगी फॉर द टारगेट्स अराउंड 278 और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 293 का रहेगा। और पूजा जी हमारी दूसरी है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हमारी बाय रिकमेंडेशन है, जहाँ पे हम 1270 के जिसको बाय करवाएंगे विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1220 रुपए। ओके, थैंक यू सो मच लोकेश, सुबह सुबह अपना समय देने के लिए और निफ्टी में रणनीति बताने के लिए। तो बिकवाली की राय है निफ्टी पर 10,520 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। और जो दो कॉल्स हैं लोकेश की तरफ से, उसमें इन्होंने विप्रो में बिकवाली की राय दी है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं। चलिए अब कमोडिटी बाजार पर भी एक चेक ले लेते हैं कि वहां पर आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया कमोडिटी से। अजय हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है और कच्चे तेल में आज क्या रणनीति होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। डेफिनेटली इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी में भी हमने काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी आते हुए देखी। खास करके अगर कच्चे तेल की बात करें तो हमने देखा कि एक रेंज में अटक चुका है मार्केट 67 से लेकर 70 का जो ब्रॉडर रेंज है WTI का। एक तरफ हमने देखा कि यूएस का प्रोडक्शन बढ़ा, कल की जो इन्वेंट्री थी वो भी कहीं ना कहीं प्राइजेस को प्रेशर कर रही थी, बट ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट एक रेंज में रहेगा। आज के लिए बाय करके चलना चाहिए 45-20, 45-30 के ड्रॉप पे, ऊपर में 46-20 तक का लेवल देखने मिल सकता है। रुपया वीकनेस है वो भी क्रूड MCX को सपोर्ट कर चलेगा। और रुपए में क्या रणनीति सुझाएंगे? 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है रुपया, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? डेफिनेटली जिस ढंग से हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बढ़े हुए हैं, बॉन्ड यील्ड का कंसर्न्स बना हुआ है और डेफिसिट भी बढ़ने की उम्मीद है, तो ओवरऑल मुझे लगता है रुपए में वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है, जो 67-20 तक के लेवल भी देखने मिल जाए। ठीक है, तो ये दोनों ही रणनीति आपको सुझा दी गई है, रुपए पर भी और कच्चे तेल पे भी। थैंक यू अजय सुबह सुबह अपना समय देने के लिए और ये स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो रुपए पे और कच्चे तेल में आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए ये आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज हाउस की नजर आज कहां पर रहेगी और ये बताने के लिए मौजूद हैं संदीप हमारे साथ। संदीप बताइए। शुक्रिया पूजा। देखिए कल बाजार बंद होते होते अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आए थे, उसके ऊपर पहले बात कर लें तो यहाँ पे ब्रोकर्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सबसे पहले CLSA की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। यहाँ पे जो लक्ष्य दी जा रहे हैं वो 5,000 के आसपास के। कल देखिए क्लोजिंग 4,150 के नीचे की देखने को मिली, तो अच्छा खासा अपसाइड है यहाँ पे। इसी के ऊपर एक नमूरा की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने भी यहाँ पे बाय रेटिंग ही दी है और जो टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं वो CLSA के ऊपर के दिए जा रहे हैं 5,150 रुपए के, यानी कि लोअर साइड में 5,000 और ऊपर में 5,150, ये कुछ टारगेट प्राइस हैं जो कि दिए जा रहे हैं। दूसरी और IDFC बैंक के नंबर्स कल आए थे, प्रोविजनिंग बढ़ी थी, मुनाफा गिरा था, लेकिन ग्रॉस NPA नेट NPA में कमी आई थी। CLSA ने टारगेट प्राइस रिड्यूस किया है, 90 से घटाकर 75 किया है, लेकिन जो खरीदारी की सलाह है अब भी CLSA ने बरकरार रखी है। तो IDFC बैंक पे आप नजर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा जो अगला स्टॉक है उसमें है ऑबरॉय रियल्टी है, जिसके ऊपर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है, यहाँ पे 549 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। कल की क्लोजिंग अगर आप देखें उससे नीचे के जो टारगेट प्राइस है वो ऑबरॉय रियल्टी पे दिए जाने हैं, तो इस पे आप नजर रख के चल सकते हैं। चलिए शुक्रिया संदीप ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो ऑबरॉय रियल्टी, IDFC बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर है और यहाँ पर आपको नजर रखनी है। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ और भी खबरों का, लेकिन एक इवेंट की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले जी बिजनेस भारत कॉलिंग CSR लीडरशिप सीरीज की कल से शुरुआत हो गई है और इसका मकसद देश में जो CSR इकोसिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत बनाना है। इस पहल के मुख्य अतिथि रहे हैं कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु और उन्होंने ट्रेड वॉर से लेकर एयर इंडिया के विनिवेश जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया के विनिवेश पर काम जारी है
और इस प्रक्रिया पर काम तेजी से चल रहा है। आपको पूरा आश्वासन है कि इसी कैलेंडर ईयर में एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट आप कंप्लीट कर लेंगे? बिकॉज ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए। देखिए, उसकी प्रक्रिया तो शुरू है, उसके बारे में इस समय में कुछ बता नहीं पाऊंगा, इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी अच्छी मात्रा में, जैसे आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होता है, उसी तरह से हम लोगों ने भी एक गवर्नेंस ये रखा है कि इसके बारे में जो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र बनाया गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने उनकी अपॉइंटमेंट की थी, वो पूरी प्रोसेस को देख रहा है, उसमें पूरी पारदर्शिता रहे, उसमें किसी भी मात्रा में कोई भी गलती न हो, इसके लिए काफ़ी कदम उठाए जा रहे। इसके लिए मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन हम ये जरूर कोशिश करें कि किसी भी कारण, किसी भी तरीके से पूरी पारदर्शिता से वो काम चलता रहे।